सर, राफेल तैयारों के हवाले से भारत में बड़ा चर्चा किया जा रहा है। और जब उनको लाया गया था तो उनके ऊपर लीमू लगाए जा रहे थे और तरह तरह के बयान दिए जा रहे थे पाकिस्तान के हवाले से। तो आपके ख्याल में क्या राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान के JF-17 और F-16 के साथ जो इंडियन इनका जो मुकाबला कर रहे हैं, इनका मुवाजना कर रहे हैं, और क्या वो तैयारे इस काबिल हैं कि उनका पाकिस्तानी तैयारों के साथ मुकाबला किया जा सकता है, या महज ये डराने और धमकाने के लिए इस तरह के ऊँची हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि ये हिंदुस्तान को ये ज़रूरत क्यों पेश आई। वो इसलिए पेश आई कि आपको उनके बयानात याद होंगे कि ये जो फरवरी वाला वाक़या हुआ, 27 फरवरी वाला, उससे पहले हमें धमकियां दी जा रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। और ये उनके बड़े हाईएस्ट लेवल से इस तरह की धमकियाँ आ रही थी, इंक्लूडिंग उनका जो प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी सोच जो है और फिर उसका जो नॉलेज है, हम उससे सब वाकिफ़ हैं। वो बैकग्राउंड तो चाय वाले की है ना, उसको जो कोई आके बता देता है वो बोल देता है। फिर उसने इस तरह का भी मुवाजना किया कि जनाब जिस दिन ये मार्का हुआ वो बादलों ने हमारे ऊपर असर कर दिया। भाई, बादलों ने आप पे असर किया तो हमारे जहाज़ भी उन्हीं बादलों में थे। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि उनका जो नॉलेज है वो क्या है। यानी अगर बादल ना होते तो पता नहीं हम आपके जहाज़ गिरा लेते। फिर उन्होंने झूठ बोला कि हमने आपका F-16 गिरा दिया, जो कि गलत साबित हुआ। यानी मैं कितनी ऐसी चीज़ें गिनूं जिससे जाहिर होता है कि उनको एक वो नफ्सियाती मामला है जिसके तहत वो अपने लोगों तक ये बात साबित करना चाहते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर का फिर टीवी पे आना, मीडिया पे आना और ये कहना कि रफ़ाल होते तो नतीजा ही और होता। ये आप किसको बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं। आप ले लेते रफ़ाल। अगर आप समझते हैं कि रफ़ाल जो है वो आपके लिए एक गेम चेंजर है, कम से कम 8 गुना ज़्यादा बजट है आपका, फिर आपको किस चीज़ ने मना किया? ये कोई आसान काम नहीं है जो आप लोगों के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर उन्हीं का जो अपोजिशन का लीडर है राहुल, उसने चैलेंज किया। उसने कहा जी ये तो कई साल बीत गए, हमने तो फंड्स भी आपको बजट जो है वो दे दिया था। फिर उसने करप्शन की बात कर दी कि ये जहाज़ आज तक क्यों नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जवाब दें। अब उस शख्स को भी एक टेन्योर गुजर चुकी है, अब ये दूसरी टेन्योर है। तो वो कहता है जी आपने एक पूरी मुद्दत गुजार ली, अगर आप समझते हैं कि जहाज़ इतने ज़रूरी थे तो फिर ये आप फ्लाइंग कॉफिन्स लेके क्यों फिर रहे हैं? फिर उनका जो एयर चीफ था वो जाते हुए ये कह गया कि इतने तो लोग पुरानी गाड़ियाँ भी नहीं चलाते जितने पुराने हम जहाज़ चला रहे हैं। फिर से मैं सवाल करूँगा कि ये रोना किसके सामने आप रो रहे हैं और किसका रोना रो रहे हैं? ये दरअसल अपने लोगों की जो नफ्सियाती इस वक्त उनकी हालत है कि जी पाकिस्तान से छोटा मुल्क और हिंदुस्तान से छोटा मुल्क और माशी एतबार से भी उनका बजट हमसे कहीं ज़्यादा। तो फिर क्या वजह होगी कि पाकिस्तान ने एक ही दिन में 2 तैयारे भी गिरा दिए, इतना बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया। और उनकी अपनी जो रिपोर्टिंग होती रही कि जी बालाकोट में पहले हमने, फिर शाम तक 600 लोग उनके मार दिए, उससे भी ज़्यादा शायद वो फिगर रात को ले गए। अब हर चीज़ उनके अपने ही टीवी ने कहा कि जी हमने झूठ बोला था, ऐसा नहीं था। फिर वो एक हेलीकॉप्टर का मामला आया, हेलीकॉप्टर ख़ुद गिराया। तो यानी बौखलाहट का आलम था ना। इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इस वक्त जो एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक मुहिम है जो चलाई जा रही है, वो अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए यही काम हर इलेक्शन में ये करते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। कश्मीर पर जारहियत कर दी, उसकी वजह से आपको वोट मिल गए। तो वहाँ वोट लेने का और अपनी जो शोहरत है उसको कायम रखने का या बढ़ाने का एक ही तरीका है, एंटी पाकिस्तान। वो है पाकिस्तान से दुश्मनी, वो है झूठ। झूठ बोलने में उनका मीडिया और हुकूमत दोनों माहिर हैं। वो तो प्रोपेगंडा साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यही करते रहे कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। जी हम बार बार याद कराते हैं। हम चूँकि इस इलाके में कमज़ोर हैं, हम उन्हें मुफ्ती बहानी याद कराते हैं। उनका अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके उसने ढाका में ये कह दिया कि जी मुफ्ती बहानी हमने बनाई थी। मुफ्ती बहानी बनाई और पाकिस्तान की जो फ़ौज हैं उनका तासर गलत कायम किया। करती मुफ्ती बहानी ये काम कर रही थी वहाँ पे दहशतगर्दी वाले, और जो ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तानी अफवाज पर डाली जा रही थी। मुफ्ती बहानी को पाकिस्तानी फ़ौज की जो वर्दी है वो पहना कर और उनके ज़रिए वहाँ बर्बरियत की गई। तो इसलिए ये एक हमारे साथ जो उसकी जंग है वो असल में जंग है, वो एसाब की जंग है कि कौन कितना बड़ा झूठ बोले, जो कि हम तो नहीं बोलते। हम तो हक़ और सच की बात करते हैं, हमारे झूठ आज तक नहीं पकड़े गए। जो करते हैं वही होता है ना।
जो हमने 27 फरवरी को किया, हमारा सारा जोर अपनी काबिलियत पर है और हमारे अंदर जो इस मामले में ताकत है, हम उसी की बात करते हैं। कोई बड़े बोल नहीं बोलते, हमेशा अल्लाह को याद करके कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो हम ये भी देख लेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह की ज़ात पर, अपने ईमान पर मुकम्मल भरोसा है। फिर उसी के मुताबिक हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उसी जज्बे से हम लड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उधर नहीं हैं। वहाँ सिर्फ एक ही बात है कि जनाब पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देना, कश्मीर का नाम नहीं लेने देना, पाकिस्तान को शिकस्त देनी है। और इसी चीज़ पर वोट भी लिए जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी पाकिस्तान दुश्मनी है, उतने ही आपको ज़्यादा वोट मिले। आप लोगों की नज़रों में आपका मर्तबा, आपका कद काठ जो है उसमें इजाफा होगा। ये एक बात है। अब हम आते हैं रफ़ाल की कहानी। देखिए, बात ये है कि मैं कई जगहों पे ये कह चुका हूँ कि ये एक ग्रुप है जहाज़ों का जिसको आप 4th जनरेशन जहाज़ कहते हैं। पहले 3rd जनरेशन जहाज़ थे। 3rd जनरेशन रवायती वो वाले जहाज़, उसके बाद जब F-16 आया तो इसने एक नया मोड, जो एविएशन है, जहाज़, उन्होंने एक नया मोड जो है उस तरफ वो मुड़ गए। और F-16 को जब हमने भी इस्तेमाल किया, मैं चूँकि उसकी ट्रेनिंग ले चुका, हमने F-16 की ट्रेनिंग की, तो आप यकीन करें हमें बड़ी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि हम 3rd जनरेशन के जहाज़ जो उड़ा रहे थे, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा जंप था, जिसको आप समझें कि ये एक जनरेशनल जंप था, जिसके तहत फिर F-16 का जब ज़माना आया तो उसके साथ साथ यूरोप में और मुख्तलिफ जहाज़ इसके मुकाबले के बनने लगे। और उन्हीं में ये जहाज़ हैं जिनका आजकल हम जिक्र करते हैं। उनमें ग्रिपन है जो स्वीडन ने बनाया, उनमें यूरोफाइटर है जो कि यूरोपियन मुख्तलिफ जहाज़ों ने मिलकर बनाया, रफ़ाल है जो फ्रांस ने बनाया, तो Su-30 जो है वो रूस ने बनाया, जिसको हमने उस दिन गिराया। यानी उनकी टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ है। हिंदुस्तान की जो इन्वेंट्री है जहाज़ों की, उसमें वो टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ है। अब ये जो मुकाबला होता है ना, मुवाजना, इसमें जैसे आप मईशत में, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मुख्तलिफ इदाद शुमार के ज़रिए उसी मईशत को कोई अच्छा साबित कर देता है, और उन्हीं इदाद शुमार के ज़रिए उस मईशत को कहते हैं बड़ी बुरी मईशत है। डिपेंड करता है कि आप कौन से हिस्से को लेकर उभरते हैं, उजागर करते हैं। अब वो हिस्सा उजागर करते हैं जो आप नतीजा चाहते हैं। अब ये जो रफ़ाल के बारे में कहानी चल रही है कि जी वो इतना वेट ले जाता है, रेंज जो है, जब से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग आ गई, रेंज का ताल्लुक तो तकरीबन ख़त्म हो गया। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से आप अपनी रेंज बढ़ाते हैं, बढ़ जाती है। तो ये क्या तरीक़ाकार है कि आप इंटरनल फ्यूल को, जो कि आजकल इतना फैक्टर नहीं है, इंटरनल फ्यूल का मतलब है कि आप इतना वज़न लेकर जा रहे हैं। जो आप एक्सटर्नल फ्यूल लेकर जाते हैं, जिसमें एक्सटर्नल वो फ्यूल टैंक्स वगैरह होते हैं, जब भी आपकी जंग वाला मामला हवा में पैदा हो तो आप जहाज़ में से वो जेटसन करते हैं, क्योंकि वो लोड ज़्यादा होगा तो जहाज़ उतना मनूवरेबल नहीं होगा, वो आपको गिराने पड़ते हैं। अब ये चीज़ें आम आदमी की समझ में नहीं आती कि जी स्पीड क्या है। और भाई स्पीड का कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा। स्पीड का कॉन्सेप्ट जब डॉग फाइट थी तो उस वक्त हुआ करता था। अब स्पीड का कॉन्सेप्ट वो नहीं रहा। मुझे स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए, उतनी स्पीड चाहिए, क्योंकि वेपन्स जो हम मारने वाले वो तो स्टैंड ऑफ वेपन्स आ गए। स्टैंड ऑफ यानी हवा से जो ज़मीन में आप मारते हैं। ये जो पीछे हमने बम गिराए हैं उनके ऊपर, आपको पता है हम अपने इलाके में थे और बम उनके इलाके में जा रहे थे। हमें सरहद के उस पार नहीं जाना पड़ा। वो चीज़ें हैं जो आजकल टेक्नोलॉजी आपको देती है। लिहाजा मुझे स्पीड से अब क्या ताल्लुक़, मैं को उसके सामने आ रहा हूँ जो मुझे भागना है, मैं तो अपने इलाके में हूँ और वो उसका मेरा दूर दूर से ताल्लुक़ भी नहीं है। उसको पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ और बम उसकी तरफ चल पड़ा है। जब बम मैंने गिरा दिया, ये स्टैंड ऑफ है, फायर एंड फॉरगेट इसको कहते हैं। इसी तरह BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। एयर टू एयर में जो मिसाइल आप मारते हैं उसमें आप लफ्ज़ BVR यूज़ करते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब कि मेरा उस जहाज़ के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ना मुझे उसके करीब जाना है। मैं अपने आप को रिस्क में क्यों डालूँ कि मेरी डॉग फाइट उसके साथ हो जाए। ये उस वक्त होता था जब हमारे मिसाइल जो थे वो इतनी कम रेंज वाले होते थे कि हमें उसके करीब जाकर उसके साथ डॉग फाइट करनी पड़ती थी। और फिर एक रेंज और एक एंगल है, जाविया है, जहाँ से वो छोटा मिसाइल मैं उसको मार सकता हूँ। लिहाजा एक डॉग फाइट होती थी, कॉम्बैट होती थी। तो जब कॉम्बैट नहीं है, मुझे उसके करीब नहीं जाना, तो फिर इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। ये नॉन प्रोफेशनल्स हैं जो इस तरह के मवाज़ने कर रहे हैं और अपने जहाज़ को बेहतर दिखाने के लिए वो ये चीज़ें लिख रहे हैं जो एक आम आदमी की समझ में नहीं आती। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्टैंड ऑफ वेपन्स है, अगर मेरे पास BVR है,
तो मुझे एयर कॉम्बैट की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? फिर ज़्यादा फ्यूल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में कर सकता हूँ। अब कुछ जेटसन करके भाग गए क्योंकि उनको खबर मिल गई कि जनाब आपको इंटरसेप्ट करने आ रहे हैं, तो एक बौखलाहट पैदा हुई, उन्होंने जेटसन किया जहाँ ज़मीन में कोई खड्डे वगैरह पड़ गए और उसने कहा जी ये तो उन्होंने तबाही कर दी। कोई तबाही नहीं हुई, कोई टारगेट ही नहीं था। हम तो कह रहे हैं ना उस दिन से कि हमारा एक दरख्त गिरा गया और एक कौवा मार गए, ये टारगेट थे। तो लिहाजा ये है गलत बयानी, यह है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। ये सारा ग्रुप जो है 4th जनरेशन में है। हाँ, ऊपर नीचे कहीं कुछ थोड़ा सा इधर ज़्यादा है, कहीं कुछ और ज़्यादा है दूसरी तरफ। ये एक बैलेंस किस्म की चीज़ें हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए लोगों को सुनकर। हम 4th जनरेशन जहाज़ हमारी ग्रुप में बहुत पहले से हैं, ख़ासकर जब से F-16 आया हम एंटर हो गए 4th जनरेशन में। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। अब JF-17 आ गया। इस बात को हमें हाईलाइट करना चाहिए ना कि JF-17 हमारा अपना बनाया हुआ जहाज़ है, हम मोहताज नहीं हैं। हम खुद साख्तगी की तरफ चल पड़े और उसने फिर साबित कर दिया 27 फरवरी को कि ये जहाज़, दुनिया को पता चला कि ये है क्या। अब इस चीज़ का उनके पास चूँकि जवाब नहीं है, अब वो अपनी पब्लिक को कैसे बताएं? LCA का नाम ही कोई नहीं लेता। तो वो जो तेजा नामी जो जहाज़ उन्होंने बनाया था, किसी के मुंह पे उसकी आवाज़ तक नहीं उठती, क्या बताएं? वो तो शर्मिंदगी है। पैसा लगाया उन्होंने, हमने तो कोई पैसा ख़ास नहीं लगाया। इतना पैसा लगाने का अब कौम को कहाँ से जवाब दें आप? तो वो शर्म मिटाने के लिए अब हो क्या रहा है, 36 जहाज़, ये बहुत बड़ा कारनामा है जनाब। 36 जहाज़ जो हैं वो रफ़ाल आएंगे। अभी पहला जहाज़ उन्होंने उनको हैंड ओवर किया। ये सालों का मामला है। जहाज़ के ऊपर ट्रेन होना, जहाज़ को ऑपरेशनल बनाना, अडॉप्ट करना, उसको अपने सिस्टम के अंदर सेट करना, ये सालों के मामले हैं। ये JF-17 2005 से हम शुरू हुए हैं, आज 2020 होने लगा। अब कहीं जाके JF-17 जो है अपनी जगह पे सही तरह से बैठा है। अब हमें इतना उस पर यकीन था कि हमने उस दिन उसको जंग के अंदर झोंक दिया। 15 साल तकरीबन उसको हो चुके। ये सारा क्वालिफिकेशन का पीरियड है, ये ट्रेनिंग का पीरियड है। और अब हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा जहाज़ रिप्लेसमेंट के तौर पे एयरफोर्स में भी डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर वो नौबत नहीं आई फ्लाइंग कॉफिन्स वाली। अगर हमारे पास नया जहाज़ ना होता तो हम भी फ्लाइंग कॉफिन्स में बैठे होते।